प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पॉवर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के ही कड़ी में मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन पार्ट 4 को यानी लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी हम लोग रिलेशन पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी बच्चों आज के इस लेक्चर की है, तो आते हैं देखते हैं कि आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये क्या आ गया, यहां से क्या हट गया। देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। बच्चों, जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये कितने मार्क्स का पूछा गया है? ये बच्चों क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया है। क्वेश्चन संबंध का है यानी रिलेशन का है। बच्चों, इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी तो एक एक नंबर वाले यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करवा रहा हूं। जैसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर मैं बड़े नंबर यानी कि 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4 as follows. R is given that R is the set of ordered pairs 1, 2, 2, 2 ऐसे करके ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं। तब कह रहा है कि रिलेशन आर इज यानी रिलेशन आर क्या है। अब यहां पे पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों। पहला ऑप्शन में बोला गया है कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। यानी हिंदी में बात की जाए तो स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोला है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में बोला है बच्चों कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव यानी कि सिमेट्रिक का मतलब सम्मित है, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं है। जबकि चौथा नंबर बोला है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि एक तुल्यता संबंध है। बच्चों, सबसे बढ़िया बात इस क्वेश्चन का ये है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखा है। यानी अब हम इसे हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है। जबकि बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस में रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया होता है और हमारे सामने ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लाना होता है। जबकि ये क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले बच्चों ये चेक किया जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के बारे में आप जानते हैं कि ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है यानी ये समुच्चय पे परिभाषित है। तो ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स इसमें मौजूद होंगे। यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका खुद के साथ अगर पेयर बना होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखा जाए बच्चों, क्या यहाँ 1, 1 है? हाँ बिल्कुल 1, 1 है। क्या यहाँ 2, 2 है? 2, 2 को जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल 2, 2 है। क्या 3, 3 है? हाँ बिल्कुल 3, 3 है। क्या 4, 4 है? बिल्कुल 4, 4 है। यानी बच्चों एक बात तो क्लियर है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब बात करता हूं बच्चों सिमेट्री का यानी सम्मित का। सिमेट्री के बारे में बच्चों आप लोग जानते हैं कि रिलेशन में जितने ए बी आएगा उतने बी ए मौजूद होने चाहिए। यानी कि रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके उल्टा भी मौजूद होने चाहिए, तब जाके वो रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो जरा गौर से देखिए, 1, 2 का उल्टा 2, 1 है क्या? ये 1, 2 आपको दिखा क्या? 1, 2 का उल्टा इसमें 2, 1 मौजूद है? नहीं मौजूद है बच्चों। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां कंडीशन क्या आ गई? यहां कंडीशन ये आ गई कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर। 1, 2 आर में आया लेकिन यानी बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं आया। यानी कि बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात कर लिया जाए ट्रांजिटिव की। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में आप बच्चों आपको मालूम है कि अगर ए बी आया
और BC भी आ गया तो AC को आना पड़ेगा। आप जानते हैं बच्चों, आपको मालूम है, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलें। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है कि अगर AB R में आ गया एंड BC भी R में आ गया एंड BC भी R में आ गया, तब बच्चों यहाँ पे AC को आना ही पड़ेगा। यानी जब AC आएगा तभी ये क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ बच्चों एक इसमें एक्सेप्शनल केस भी होता है। वो क्या होता है कि अगर AB आ जाए और BC नहीं आए तब AC को भी नहीं खोजेगा, तब ये रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो चेक किया जाए, 1 2 आया, 1 2 के बाद जरा देखिए 2 1 आया क्या, कहीं कहीं नहीं आया। यानी कि इस बेस पे ये ट्रांजिटिव अभी तक है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। देखिए 1 2 है 2 2 है, 1 2 है 2 2 है, तो 1 2 फिर 1 2 यानी AC का काम यही करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं, 2 2 है 2 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो चलिए यहाँ पे AB हो गया, BC नहीं आया, AC नहीं खोजेंगे। 1 1 आया AB और ये BC, तब AC क्या होगा, 1 2 ही AC होगा जो यहाँ पे है। 4 4 आया, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी कि AB आया बट BC नहीं आया। इस ऑर्डर पेयर के बेस पे AB आया लेकिन BC नहीं आया, AC नहीं खोजेंगे। 1 3 आया 3 3 आया, AB BC, तो AC क्या होगा, AC 1 3 होगा, यही AC का काम कर लिया। बच्चों यहाँ पे AB आया, 1 3 आया और ये BC आया, AB BC, तो AC क्या चाहिए, 1 2, AC 1 2 चाहिए जो कि यहाँ पे दिया गया। क्लियर। अब आते हैं बच्चों आगे, 3 3 आया 3 2 आया, तो AC क्या होगा, 3 2, जो इसका ये काम करेगा। फिर बच्चों आ गया 3 2 यानी AB और ये BC, तो AC का काम 3 2 ही करेगा जो ये है। बच्चों ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आपको मालूम होगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे इसके बारे में तो आपको मालूम होगा कि ट्रांजिटिव का केस क्या होता है। यानी ये रिलेशन क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्सिव तो हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन ट्रांजिटिव हुआ। यानी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ आया? मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो आइए बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2022 यानी कि 2022 यानी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का 1 नंबर का पूछा गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे एक बार सरसरी निगाह से आप ऑप्शन को जरूर देख लीजिए। हो सकता है ऑप्शन देखने के साथ ही आपको आंसर मिल जाए, तो ऑप्शन देखना बच्चों काफी जरूरी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ L इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन एनी प्लेन। बच्चों हमें क्या दिया है, हमें L एक सेट दिया गया है। L एक सेट दिया गया है, ये किसका सेट है, ये किसी प्लेन में सारे लाइंस का सेट है। यानी किसमें क्या आएंगे, सारे लाइंस आएंगे। L1 आ गया, L2 आ गया, L3 आ गया, डॉट डॉट डॉट। किसी भी प्लेन में किसी भी तल में बच्चों हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये क्या है, L क्या है, किसी प्लेन में खींचे गए लाइंस का सेट है। आगे बढ़ता हूं। इसी L पे बच्चों एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है। वो R कैसे डिफाइन किया गया है जरा गौर से देखिएगा। करा R उन सभी ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 का सेट होगा जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जहां यानी कि यहां पे दो लाइंस वही आएंगे बच्चों जब पहली लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी ये बात क्लियर है। ये यहां पे ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि चूंकि L1, L2 R में तभी आएगा, R में तभी आएगा जब क्या हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात समझ आई? तब ये कह रहा है कि अब बताइए कि ये R क्या है, ये रिलेशन क्या है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बच्चों स्वतुल्य, अगर हिंदी की बात की जाए तो स्वतुल्य है। सिमेट्री का मतलब क्या, ये सममित है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है, या हमसे फिर पूछा जा रहा है कि नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो जरा बच्चों गौर से देखो, गौर से देखिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड होंगे। जरा बच्चों एक बात बताना, एक बात जरा आप मुझे बताइएगा कि क्या कोई भी रेखा, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होगी क्या?
क्या मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होगी? क्या नहीं होगी। यानी कि इसमें से किसी भी लाइन को लेंगे तो कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि R से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रेखा खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होती है। इसलिए ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ आ गई? अब बात करता हूं बच्चों सिमेट्री की। किसकी बात कर रहा हूं? सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आप जानते हो कि कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब, कब सिमेट्रिक होगा? आपको मालूम है कि यहां पे अगर सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं बच्चों, अगर यहां पे L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R आया तो यहां पे क्या आना चाहिए? अगर L2 कॉमा L1 भी R से बिलोंग करेगा तब जाके ये सिमेट्रिक हो पाएगा। और ये केस कब संभव है? ये केस तब संभव है बच्चों, मान लीजिए मैंने दो लाइन ले लिया, मैंने एक लाइन L1 लिया और एक दूसरी लाइन L2 लिया जो इस पे परपेंडिकुलर है, ये L2 ले लिया। भैया L1 तो L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने गलत ले लिया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूं, कोई बात नहीं। यहां पे मैंने एक ये लाइन ये लिया, एक लाइन ये लिया, ये लाइन हो गई L2 और ये लाइन हो गई L1, यानी यहां पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R आ गया। ठीक है, अब जब ये आ गया तो इसके सम्मित होने के लिए यानी सिमेट्रिक होने के लिए अब एक बात और होनी चाहिए। वो बात क्या होनी चाहिए कि यहां पे L2 कॉमा L1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, बात समझ आई? देखो, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर, अगर आप कह रहे हैं कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो बच्चों L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। कहीं भी किसी भी केस में अगर आप एक ये लाइन ले लिए जो इस पे परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन, ये मान लीजिए आप इसको क्या ले लिए X1, अगर ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये X2 है, तो X2 भी X1 पे परपेंडिकुलर है। यानी ये क्लियर है कि जितने L1 L2 R में आएंगे उसके लिए उतने L2 L1 भी R में आएंगे। अतः ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बच्चों, क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका, ट्रांजिटिव की, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, किसकी बात करूं, फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के बारे में अगर बच्चों बात की जाए तो संक्रामक में आपको याद होगा कि आपको 3 लाइन लेनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक लेना होगा बच्चों L1, दूसरा लेना होगा L2 और तीसरा लेना होगा L3। इसमें केस में क्या बनेगा, मान लीजिए मैंने यहां पे एक लाइन L1 लिया जो L2 पे परपेंडिकुलर है, ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R आ गया। तथा हमने एक दूसरी लाइन ले रखा, एक दूसरी लाइन मैंने बच्चों ले लिया, वो लाइन क्या लिया, मैंने एक लाइन यहां पे L3 लिया। क्या लिया? L3। अब L3 कैसी लाइन है, जिस पे L2 परपेंडिकुलर है, यानी कि L3 पे L2 परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R आ गया। ठीक, L1 L2 पे परपेंडिकुलर हुआ, L2 L3 पे परपेंडिकुलर हुआ। अब जरा बताइए क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर हुआ? क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ, यानी कि L1 कॉमा L2 आ गया, L2 कॉमा L3 आ गया। लेकिन ये क्या हुआ, L2 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई बच्चों? बिल्कुल आराम से हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी अगस्त ओवर हो रहा है, अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का टाइम है आपके पास। आप कोई भी, भले आप कम क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। ठीक है, अभी कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आगे पढ़ रहे होंगे और पीछे की चीज़ें आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है बच्चों, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2023 यानी 2023 में, यानी 2023 में ये क्वेश्चन बच्चों
2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने मार्क्स का पूछा गया है बच्चों? ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया। कितने का? ये 2 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा गौर से ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या करा, जरा गौर से पढ़िए। करा कि लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। करा कि माना x से y पे एक फलन है, be a function and r is a relation defined on x। किस पे परिभाषित है, किस पे डिफाइंड है? इस x पे। इस x पे ये रिलेशन r डिफाइंड है बच्चों, इस x पे। क्लियर? such that r is the set of ordered pair a comma b such that fa is equals to fb, then check whether r is an equivalence relation। बच्चों ये MCQ क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक फंक्शन गिवन है। वो फंक्शन कौन सा है, जरा गौर से देखिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी इस फंक्शन का डोमेन x है और कोडोमेन y है। उसके साथ ही साथ हमें एक रिलेशन r गिवन है। हमें एक रिलेशन बच्चों r गिवन है। वो r रिलेशन क्या कह रहा है कि r इज द सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b। r उन सभी एलिमेंट्स a कॉमा b का सेट होगा, a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर होगा, जहां fa इज इक्वल्स टू fb होगा। fa इज इक्वल्स टू fb होगा। और ये r किस पे डिफाइन है? ये r किस पे डिफाइन है? ये r बच्चों x पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है? यानी कि यहां पे ये भी दिया गया है कि a कॉमा b दोनों कहां से आएंगे? x से आएंगे। किस x से आएंगे? इस x से आएंगे। क्लियर? अब बच्चों एक बात ये मालूम होगा कि ये fa और fb क्या है। ये fa और fb है क्या? fa और fb बच्चों इस फंक्शन के 2 एलिमेंट्स x इज इक्वल टू a का इमेज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे fa, और x इज इक्वल टू b एक एलिमेंट है, इसके इमेज को बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या? fb। बात समझ आई? यानी fa क्या है? सेट x के एक एलिमेंट a का इमेज है, जबकि fb क्या है? सेट x के एक एलिमेंट b का एक इमेज है। तो हमें ये शो करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बिल्कुल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। कैसे होगा बता रहा हूं। ये हाँ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसे है इसको अब हम लोग पता करेंगे। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं फॉर ए फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर ए फ्लेक्सिव के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं फॉर ए फ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य के बारे में बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको मालूम है कि जिस सेट पे यानी जिस सेट x पे ये रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए। यहां मान लीजिए, माना सॉरी मैं हिंदी में लिख दिया। यहां आप कर लीजिए लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x। मैंने बच्चों यहां एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि x के इस सेट x के 2 एलिमेंट x1 और x2, या 2 ना लेकर के 1 ले लेते हैं, हमें रिफ्लेक्सिव बताना है। x1 बिलोंग्स टू x, या x1 नहीं समझ आ रहा तो बच्चों आप a ले लो। लेट a बिलोंग्स टू x। a क्या है? इसका एक एलिमेंट है। बच्चों जब a इसका एक एलिमेंट है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि fa इज इक्वल्स टू fa? क्या ये नहीं कहा जा सकता है? भैया इस एलिमेंट का इमेज इस एलिमेंट के इमेज के इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो जब बच्चों जब यहाँ पे fa इज इक्वल्स टू fb आ रहा है तो यहाँ ab आ रहा है। जब यहाँ पे fa इज इक्वल्स टू fa आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r आया कि नहीं आया? a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू x, यानी इस सेट x के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के लिए a कॉमा a, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर इस r में आएगा ना। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है बच्चों? ये r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर लिए। अब बच्चों बारी है किसकी बारी है? बारी है सिमेट्रिक की। तो आइए मैं सिमेट्रिक बताता हूं, सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेता हूं। अगर सिमेट्रिक के बारे में बच्चों बात की जाएगी तो इसमें कंडीशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बच्चों आप जानते हो कि उस रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके उल्टे भी मौजूद होने चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसमें हमने एज्यूम करने, मान लिया मैंने a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट x। हमने इस सेट x के 2 एलिमेंट a और b को एज्यूम किया सच दैट ये ऐसे एलिमेंट हैं,
ये ऐसे एलिमेंट है बच्चों कि इनका इमेज फंक्शन f में क्या है, इक्वल है। तो जब एफ ए बराबर एफ बी है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए बी बिलोंग्स टू आर आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक बात बताइए, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो क्या इस बात को मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि एफ बी बराबर एफ ए? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जब ऐसे लिखा जाएगा तो देखिए, जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हुआ तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आया, जब एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होगा तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। अब बच्चों आप जरा गौर से देख लीजिए कि क्या हुआ यहाँ पे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आया बच्चों, तो इसके साथ ही साथ बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है बच्चों, ये आर क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी कि सममित भी हो गया। अब बच्चों मैं बात करने वाला हूं किसकी, अब मैं बात करने वाला हूं ट्रांजिटिव का, क्योंकि हमें इसको क्या शो करना है, इसको शो करना है बच्चे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं बात करने जा रहा हूं फॉर ट्रांजिटिव की मैं बात करता हूं बच्चों। तो देखा जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि आपको 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स। ये ऐसे एक्स के 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसे हैं ताकि, यानी सच दैट, ऐसे एलिमेंट हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि ए और बी के इमेज क्या है, इक्वल है। एंड तथा ये ऐसे एलिमेंट हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, यानी बी और सी के एलिमेंट इक्वल है। बच्चों जरा गौर से देखना, अगर ए का इमेज बी के इमेज के इक्वल है और बी का इमेज सी के इमेज के इक्वल है, ध्यान से फिर से सुनिए, ए का इमेज बी के इमेज के इक्वल, और फिर यही बी का इमेज सी के इमेज का इक्वल, तो क्या ए का इमेज सी के इमेज के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। यानी कि आप ये कह सकते हो इस बेस पे कि जैसे ए का इमेज बी के इक्वल है और बी का इमेज सी के इक्वल है, तो बी का इमेज सी के भी इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा जरा गौर से देखिए, जब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आया। एंड ये तो हमने माना ही था। उसके बाद ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा सी भी आर में आ गया। और इन दोनों के बेस में हमें रिजल्ट क्या मिला कि बी के इमेज सी के इमेज के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए कॉमा सी भी आर में आ गया। इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बात समझ आई? अब बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो आपने देखा कि आर सिमेट्रिक भी हो गया, और आपने देखा आर ट्रांजिटिव भी हो गया। इट मींस एट लास्ट वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि आर क्या है बच्चों, एक आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें दिखाना था, इसलिए बच्चों आप यहां पर लिख दो क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है बच्चों ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैं क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो, आप पूरी तरह हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, कब ये पूछा गया है बच्चों, 2023, यानी कि 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का पूछा गया। कितने नंबर का पूछा गया है, 1 मार्क्स का। गौर से देखते हैं बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में कराया था, वो क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली यानी 2024 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था बच्चों। तो वही मतलब कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। इसलिए जो मैं सेशन में चला रहा हूँ, इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों मुझे फॉलो करिए, अगर आप फॉलो करेंगे तो मैथ्स में 90+ मार्क्स आने आपके फिक्स है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स के पेपर में बच्चों टाइम कम पड़ जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस जारी रखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे 2-2, 3-3 मिनट में समझा रहा हूँ, शायद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट आप कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आप प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोला है इफ आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी
सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पे क्या रूल का दिया बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि ए इज इक्वल टू बी माइनस वन, बी माइनस ए नहीं बी माइनस वन, जहां वेयर बी इज ग्रेटर देन 4, बी क्या होगा 4 से बड़ा होगा। करा इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, ये किस पे डिफाइंड है एन पे, यानी कहने का मतलब ये हुआ एन पे डिफाइन होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जहां ए और बी दोनों क्या होंगे नेचुरल नंबर होंगे, क्या होंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होंगे। तब कह रहे देन विच इज द रेंज ऑफ आर, आई थिंक ये लिखा हुआ है मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, विच इज राइट, इसमें ये विच इज राइट लिखा है बच्चों, राइट, ये राइट लिखा है, विच इज करेक्ट, या आप कह सकते हो विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सही है। यहां पे बच्चों ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं इनमें इसमें से कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर कब होगा, जब इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, ध्यान रखना बच्चों, b क्या है, हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, इसने दे रखा है कि b इज ग्रेटर देन 4, b ऑलवेज क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसमें आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शंस का जो सेकेंड एलिमेंट है वो 4 से नहीं, चारों का 4 से ग्रेटर नहीं है, इसका 4 से ग्रेटर नहीं यानी 4 है, यानी ये तो कटिंग, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें b क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं आएगा। अब बच गए आपके पास 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से कह रहा कि b इज ग्रेटर देन 4, यानी दूसरा एलिमेंट 4 से बड़ा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ a क्या होना चाहिए b से 1 कम होना चाहिए, a b से 1 कम होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से 1 कम होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है, जरा गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको एलिमेंट्स इस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट 4,5 आया है, ये 5 यानी जो b की वैल्यू है b इज इक्वल टू 5, ये क्या है बच्चों ग्रेटर देन 4 है, और उसके साथ ही साथ ये जो a आया है, a की वैल्यू जो 4 है वो क्या है, वो 5 - 1 है, यानी कि b - 1 है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गई, मुझे उम्मीद है बच्चों ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों 2023 में ही 1 मार्क्स का पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बच्चों 2023 में क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का पूछा गया है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज द सेट ऑफ एलिमेंट a, b, c एंड b इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये फ्रॉम लिखा है बच्चों, मिसप्रिंट हुआ है, फ्रॉम ए टू बी। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, हमने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया था। यहां पे एक रूल होता है, अगर आपको रूल याद नहीं है तो मैं आपको फिर से रूल याद दिला दे रहा हूं बच्चों। ये रूल कहता है कि इफ सेट A has n elements, set A has n elements, set A has n elements and set B has m elements। इसको m कर लेते हैं, इसको n कर लेते हैं, क्योंकि पहले m आता है फिर n आता है। set A has m element and set B has n elements, then number of possible relation from A to B is equals to 2 raised to the power m into n होता है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि सेट A में m एलिमेंट हो तथा सेट B में n एलिमेंट हो, तब A से B पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो जाते हैं, 2 रेज टू द पावर m इंटू n, यानी 2 की घात m इंटू n हो जाता है। क्वेश्चन यही पूछा है बच्चों, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसने बोला सेट A हैज 3 एलिमेंट, यानी कि अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। तब क्या पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 यानी 2 रेज टू दी पावर 6, 2 रेज टू दी पावर 6। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 64। कितनी आ जाएगी? 64। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों बस आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबी होगी तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ अभी आपको पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना है, आपको अभी अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, अपना सेल्फ स्टडी भी करना है। तो इसीलिए मैं छोटा ही वीडियो आपको दे रहा हूँ। छोटा ही लेक्चर का जो टाइमिंग है उसको मैं कम ही रख रहा हूँ। बच्चों एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितने भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे उसको मैंने करा चुका है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं 4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, अभी मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं तो अभी सिर्फ रिलेशन के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। अब बारी 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। और ध्यान रखिएगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन के आने के चांसेस है बच्चों। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं जब रिलेशन पार्ट को खत्म कर दूंगा तो मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा। फंक्शन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फंक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें बच्चों आपको मैं पूरे चैप्टर को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि आपको अपना नोट्स ना पढ़ना पड़े, आपको सारी चीजें याद आ जाएं। और तब ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर फंक्शन के मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। फिर उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद उसके हायर मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। ये प्रक्रिया बच्चों कंटिन्यूअसली चैप्टर बाय चैप्टर लास्ट तक यानी कि प्रोबेबिलिटी तक चलती रहेगी। आप बिल्कुल मुझसे जुड़िए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको क्लासेस पसंद आए, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अब आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलता हूँ नए क्वेश्चन के साथ, हायर मार्क्स क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।